दिस इज नीतू माथुर। हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 को देख रहे थे, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, नेफ्रॉन्स और उसकी फिजियोलॉजी हम देख रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि किस तरह से फिल्ट्रेशन की, हमने देखा कि नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि को हम देखते हैं जिसमें से ब्लड में से यूरिन को सेपरेट किया जाता है, उसमें फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। और फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में सबसे पहला फिल्ट्रेशन जो है उसमें बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल जो है जिसमें कि मैल्पीग, इंटरप्यूल और ग्लोमेरुलस आते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं हम देखते हैं। ये जो है वो ग्लोमेरुलस है। इसके अंदर दो इसके भाग होते हैं। एक तो ये एंडोथीलियम हम देख रहे हैं, ये एंडोथीलियम है जो कि फेनेस्ट्रेटेड या छिद्रित होती है, और इसके बाहर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस तरह से जो बोमन संपुट है इसमें भी पैराइटल लेयर है और एक अंदर की विसरल लेयर है, दो लेयर्स हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट टाइम देखा कि किस तरह से फेनेस्ट्रेटेड होती हैं ये रक्त केशिकाएं, जिसमें कि 50 से 100 नैनोमीटर डायमीटर के छिद्र होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, न्यूट्रिएंट्स, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें से पास होके आ सकते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमको दिख रही है ग्रीन कलर में, ये जो है वो वास्तव में 3 सब लेयर की बनी होती है। ये है 3 सब लेयर की बनी होती है और ये दोनों तरफ से नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। नेगेटिव चार्ज इनके दोनों तरफ ही उपस्थित होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 3 सब लेयर्स हैं, इनमें ये बीच वाली जो लेयर है ये टाइप 4 कोलेजन की बनी होती है, इसको हम लेमिनेजेंस बोलते हैं। ये लेमिना डेंसा भी कहलाती है। लेकिन बाहरी और भीतरी तरफ जो लेयर है ये लेमिना रेयरा इंटरना और लेमिना रेयरा एक्सटर्ना कहलाती है। और ये हेपारिन सल्फेट की बनी होती है। हेपारिन सल्फेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये देखिए, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके दोनों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड है दोनों लेयर्स। और इसकी आंतरिक सतह पर ये जो संरचनाएं दिख रही है ये है पोडोसाइट्स, ये सूडोपोडिया टाइप प्रवर्ध निकले हुए हैं, इनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो ये देखिए, तो ग्लोमेरुलस के अंदर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी या छिद्रित कैपिलरीज हमने देखी। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी छिद्र होते हैं 50 से 100 नैनोमीटर के और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो जो भी यहाँ पर सब्सटेंस आ रहे हैं, एल्ब्यूमिन भी है उसके अंदर आयंस भी हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, पानी भी है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे वो तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज से रिपेल्स हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे, वो इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो 50 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के डायमीटर के कण होंगे या उनसे कम होंगे वो ही पास कर पाएंगे इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो चार्ज नेगेटिव अगर उनका होगा तो वो रिपेल हो जाएंगे, आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। और दूसरा कि 50 से 100 नैनोमीटर के कम होंगे ही इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करके यहाँ तक पहुंच पाएंगे। जो बोमन कैप्सूल है हमने देखा इसके अंदर जो दो लेयर्स बनी हुई है, इनमें जो पोडोसाइट्स है, ये जो पोडोसाइट्स हैं, इन पोडोसाइट्स के बीच में ये प्रोटीन जो है वो कहलाता है नेफ्रॉन प्रोटीन। ये 7 से 9 नैनोमीटर की स्लिट है, स्लिट डायफ्राम भी हम इसको बोलते हैं। और इन पोडोसाइट्स के बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट है जो 25 से 30 नैनोमीटर की है। तो अब देखिए कि जो पदार्थ पहले यहाँ नेगेटिवली चार्ज तो आएगा ही नहीं, रिपेल हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर कर पाएंगे। उसके बाद में 25 से 30 नैनोमीटर के होंगे वो ही पार कर पाएंगे, उसके बाद में 7 से 9 नैनोमीटर के ही पार कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो फिल्ट्रेशन होगा वो कुछ बाइकार्बोनेट, सोडियम आयंस जो है, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, जल, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये ही फिल्टर हो पाएंगे, इसके अलावा फिल्टर नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा यहाँ कुछ मीजोग्लियल मेसेंजियल सेल्स भी उपस्थित होती है जो फेगोसाइट्स होती हैं। तो यहाँ जो कुछ पार्टिकल अगर एंटर कर भी जाते हैं या हैंगअप हो जाते हैं, उनको ये जो मेसेंजियल सेल्स हैं, वो हैंगअप पार्टिकल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अगर हैंगअप हो भी जाते हैं फिल्ट्रेशन से उनको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो हम देखते हैं होती है। तो जो रीनल कॉर्पस्यूल्स हैं
उनके अंदर जो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल अभी हमने देखा, जो एंडोथेलियल सेल है उसमें फेनेस्ट्रेशन हमने देखे, उसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो होते हैं वो पास हो ही नहीं सकते हैं, कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो 100 नैनोमीटर से कम है वही पास हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ही खाली पास हो सकते हैं, ठीक है। और पोडोसाइट्स के बीच में भी नेफ्रीन 7 से 9 नैनोमीटर है और स्लिट है वो 25 से 20 नैनोमीटर, अभी हम देख चुके हैं ये सब। अब देखिए व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन होता कैसे है, उसका फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से उसमें संपन्न। नाउ सी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन रेट है, जो कि ग्लोमेरुलस में से पदार्थों को फिल्टर होने पर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए हम देख रहे हैं हर मिनट में लगभग 1200 ml जो है वो इस एफरेंट आर्टेरियोल में 1200 ml ब्लड जो है वो इस एफरेंट आर्टेरियोल में फ्लो कर रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर होता है वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएचपी, जो कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है, जो ब्लड का प्रेशर है वो लगभग 55 mg होता है, एचजी 55 mm एचजी होता है मर्करी लेवल में, ठीक है। वो कौन सा प्रेशर है, वो जो प्लाज्मा को ग्लोमेरुलस से बाहर निकालने के लिए पुश कर रहा है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में लाने के लिए पुश कर रहा होता है। उसी तरह से एक और प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा है, वो जो प्रेशर है वो है ये सीओपी जो प्रेशर है वो है कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। नो फ्लक्चुएशंस, नो प्लाज्मा का प्रोटीन कुछ नहीं है, लगभग 0 होता है, ठीक है। लेकिन ये तो वो प्रेशर है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर से पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, पुश करने के लिए प्रेशर काम में आ रहा है। एक और भी कई ऐसे प्रेशर्स होते हैं जो इसको वापस रिवर्स में प्रेस करने के। तो हमने देखा कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो नेट रेट कैसे निकलती है, नेट फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कैसे निकलती है, कि दो तरह के प्रेशर तो ऐसे हैं जो कि फोर्स कर रहे हैं थिंग्स को, पदार्थों को ब्लड में से बाहर निकलने के लिए, और दो तरह के प्रेशर ऐसे हैं जो वापस पुश बैक कर रहे हैं। उनमें एक है जैसे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि रिवर्स पुश होता है इसमें, जो लगभग 15 mmHg के बराबर है। और दूसरा जो प्रेशर है वो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, जो कि वापस से चीजों को ब्लड में भेजने की कोशिश करते हैं, जो है सीओपी, जो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लगभग 30 mmHg के बराबर होता है। तो नेट रेट फिल्ट्रेशन रेट हम कैसे निकालेंगे, कि जो प्रेशर फोर्स कर रहा है बाहर निकालने के लिए माइनस जो प्रेशर फोर्स कर रहा है चीजों को वापस पुश करने के लिए, और ये लगभग आता है 10 mmHg का। तो ये वो प्रेशर है जो कि ब्लड को लगभग 625 ml जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में काम हो जाता है, और इस तरह से जो फ्लूइड है वो फिल्टर होकर नीचे कैप्सूल के अंदर आता है, वही चीज है ये। तो हमने देखा कि किस तरह से बोन्स कैप्सूल्स में से जो पदार्थ है उनका फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फेज है इसका वो है कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उनका क्या कार्य है। अब जो भी पदार्थ नीचे छन के आए हैं उनका पुनः अवशोषण किया जाता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, जो ट्यूब्यूल है उसका रीअब्सॉर्प्शन। हमने देखा है कि जो फिल्टर हो रहा है, जो भी द्रव्य फिल्टर हो रहा है वो यूरिन नहीं होता है, कुछ न्यूट्रिएंट को कंजर्व होना होता है, कुछ वेस्ट और टॉक्सिन्स जो विषैले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निष्कासित करना होता है, जो ब्लड लेवल है फ्लूइड का, सॉल्ट का, अम्लता, वो सब कुछ रेगुलेटेड रहनी चाहिए, नियंत्रित रहनी चाहिए। और जो ये रीअब्सॉर्प्शन है, ये पुनः अवशोषण है, ये चयनात्मक होता है और पूरी नेफ्रिक ट्यूब्यूल के अंदर ये होता रहता है इसका अवशोषण, और लगभग 99% ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है वो वापस से अवशोषित कर लिया जाता है। 1% ओरिजिनल फिल्ट्रेट जो है वो वास्तव में यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसमें कि प्लाज्मा, फिल्ट्रेट और यूरिन होता है। तो रीअब्सॉर्ब जो है, रीअब्सॉर्प्शन है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है।
तो अब देखिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो सबसे पहले जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, उसमें लगभग 80% जो मटेरियल है वो वहीं पर एब्सॉर्ब हो जाता है। उसकी जो कोशिकाएं होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल की, वो उनके ऊपर सूक्ष्म विलायक होते हैं, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो भी छोटे स्मॉल प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो वहाँ पर पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ज़्यादातर पानी और ज़्यादातर सॉल्ट जो है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, और कुछ वेस्ट पदार्थ भी पुनः अवशोषित करने में आ जाते हैं। अब आगे जो भी द्रव है इनमें से वो आगे चलता है लूप ऑफ हेनले में। हमने देखा कि जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें लूप ऑफ हेनले है, तो वहाँ पर जो एडिशनल क्लोराइड आयंस, और ये गलत लिखा है, ये क्लोराइड माइनस है, Cl माइनस है, इसको चेक कर लीजिए। और जो सोडियम आयंस है वो रिअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती है वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सक्रिय अभिगमन, जिसमें कि एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होती है वो मेडुला में मेंटेन की जाती है। जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर चढ़ता हुआ लिम्ब होता है, वो पानी में अपारदर्शी होता है, तो वो पानी को वापस एब्जॉर्ब नहीं करता है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वहाँ पे होता है। जो दूरस्थ नलिका होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, उसमें वाटर का रिएब्सॉर्प्शन है। सॉल्ट और वाटर वहाँ रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं और इनको हार्मोन से कंट्रोल रहते हैं। जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन है वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन द्वारा, और जो जल है वो एडीएच हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन द्वारा कंट्रोल रहता है उसका अवशोषण। टिश्यू फ्लूइड के अंदर एल्डोस्टेरॉन कार्य करता है वापस एब्सॉर्ब करने का, पानी को भी एब्सॉर्ब करता है, रेनिन सिक्रीशन के साथ मिलता है, और डायूरेटिक जो होते हैं वो सोडियम आयन के रिएब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं और पोटेशियम के लॉस को बढ़ाते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो नो एडीएच ट्यूब्यूल्स आर पार्शियली प्रैक्टिकली इम्परमिएबल टू वाटर, ये एक हाइपोटोनिक यूरिन को स्रावित करती है जिनमें जल की मात्रा कम होती। नाउ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, किस तरह से जो डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट कर देती है, स्पेशली सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, अमोनियम आयन होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं। ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, सक्रिय और निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा इनका एब्सॉर्प्शन जो है वो हो जाता है। जो नॉर्मल डाइट होती है उसमें मोर एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है एल्कलाइन वेस्ट के कंपैरिजन में। तो जो वेस्ट का कंसंट्रेशन है ब्लड में जो किडनी को छोड़ रहा है वो लोअर होता है ब्लड से, तो ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ वेस्ट एंड कैन एलिमिनेट फिल्ट्रेशन रेट्स ऑफ किडनी। आराम से ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो फिल्टर तो हो जाते हैं लेकिन पुनः अवशोषित नहीं हो पाते हैं, जैसे क्रिएटिनिन, इंसुलिन। मेजर हाउ मच ऑफ नोन अमाउंट ऑफ अपीयर्स इन यूरिन देन, तो क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट है वो रीनल क्लियरेंस रेट के बराबर हो जाती है। तो लगभग 20% तक जो है वो रीनल क्लियरेंस रेट है, और लगभग 20% मटेरियल जो है वो फिल्टर होता है, नॉट एब्सॉर्ब, वापस एब्सॉर्ब नहीं हो जाता है। किडनी से जो है वो ब्लड को कंप्लीटली गिरगेटेड होने में, अब रिअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो है ग्लूकोज का इजीली फिल्टर हो जाता है, एनर्जी चाहिए रिअब्सॉर्ब होने के लिए, एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र होने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ कैरियर्स चाहिए होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, और अगर मिसिंग और डिफेक्टिव कैरियर्स होते हैं तो फिर भी किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित होता है। तो इस तरह से ये कुछ पदार्थ हैं, इनको ज़रा सा ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। खाली हमको ये जो नेफ्रॉन के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या मुख्य कार्य है उसको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो पदार्थ हैं वो कितना परसेंट कहाँ एब्सॉर्ब होते हैं इनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज ये जो है ये सोडियम इम्पॉर्टेंट है, पोटेशियम इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोजन आयन्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो है वो अम्लता, शरीर की पीएच को बनाए रखने का कार्य करते हैं। सोडियम और जो है वो क्लोराइड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूरिन के अंदर कम से कम इनका लॉस होना चाहिए। 90% ऑफ द फिल्टर सोडियम जो है वो वापस से अवशोषित हो जाता है, और लूप ऑफ हेनले के अंदर 10% से वापस